वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आपको याद होगा हम चैप्टर कर रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और आज हम जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स के बारे में है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं उनके बारे में आप पहले बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप होते हैं दो या दो से ज़्यादा एटम्स का। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देकर बात समझाता हूं। अगर आप बात करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये वन ऑफ द फॉर्म्स है जिसमें ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है O2 की फॉर्म में। तो ये दो एटम्स हैं ऑक्सीजन के, एंड दे आर बॉन्डेड, एंड दीज टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर बॉन्डेड टुगेदर। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन। आप यहां पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा दो ऑक्सीजन के एटम्स दे बॉन्ड टुगेदर टू गिव O2। ठीक है जी, ये ऑक्सीजन गैस है O2, और ऑक्सीजन का हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकली, आपने याद रखना है टर्म, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो मॉलिक्यूल्स क्या हैं? ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप है दो या दो से ज्यादा एटम्स का। और ये दो या दो से ज्यादा एटम्स जो है ये केमिकली बॉन्डेड होते हैं। तो जब भी आप दो या दो से ज्यादा एटम्स का एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप देखते हैं जो केमिकली बॉन्डेड है, ठीक है जी, जब भी आप दो या दो से ज्यादा एटम्स का एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप देखते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप देखते हैं दो या दो से ज्यादा एटम्स का जो केमिकली बॉन्डेड है, विच इज केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, हम कहते हैं कि वो क्या है? वो एक मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, तो आप कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल को आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ठीक है जी, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स को आप क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये मॉलिक्यूल जो है, मैं आपको फिर से बता दूं, ये मॉलिक्यूल जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स जो है किस तरह से बनते हैं? केमिकल बॉन्ड से बनते हैं। तो अ मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूं इन मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि ये जिन बॉन्ड्स की हम बात कर रहे हैं, जिनसे ये दो या दो से ज़्यादा एटम जो है दे आर बॉन्डेड टुगेदर। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी अभी ऑक्सीजन का। ठीक है जी, अब देखिए, अगर एक ऑक्सीजन की आप बात करते हैं, अगर आप एक ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटरमोस्ट शेल में मौजूद हैं। ओके, अगर आप दूसरे ऑक्सीजन की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसके केस में भी यही होने वाला है। 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके भी आउटरमोस्ट शेल में मौजूद होंगे। अब क्या होगा, सोचने की बात यह है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस येलो सर्कल के बीच में 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई देंगे। इनमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये वाला, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये किसके हैं? आप देख लीजिए, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये किसके हैं? ये 6 इलेक्ट्रॉन्स तो इस वाले ऑक्सीजन के हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस वाले ऑक्सीजन के हैं। तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाला ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा? वो शेयर करेगा इस ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो इस तरह से इस ऑक्सीजन के पास देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स नाउ, और सिमिलर इज द केस हियर, यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा। ये जो दूसरा ऑक्सीजन है ये भी ऑक्सीजन के, पहले वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको शेयर करेगा। तो अब देखिए, मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये तो इसके अपने थे,
और 2 इसने यहाँ से ले लिए, ठीक है जी, शेयर कर लिए, तो 8 इसके हो गए। अब अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो इस ऑक्सीजन को भी ध्यान से देखिएगा, अब आपको पता लगेगा 1 2 3 4 5 और 6 तो इसके अपने थे और 2 जो है वो यहाँ से शेयर कर रहा है। तो इस तरह से क्या हो गया, दोनों ऑक्सीजन्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इनके ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गए, ठीक है जी। इसलिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में, 2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है जी, ओके। तो इस तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई। अब यहां पर आपने एक चीज नोटिस की, दोनों ऑक्सीजन के ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये दोनों एटम्स जो हैं ऑक्सीजन के ये स्टेबल हो गए, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का ये बहुत स्टेबल है। तो इस तरह से आप एक दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं मॉलिक्यूल की, और वो क्या होगा, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस एंड कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। और इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल के लिए हम क्या कह सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी सब्सटेंस का, जिसकी प्रॉपर्टीज जो है उस सब्सटेंस से मिलती जुलती है। आप देखिए ये ऑक्सीजन है, ओके, O2 है ना, O2, तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है ऑक्सीजन से मिलती जुलती हैं, इन दोनों ऑक्सीजन से मिलती जुलती हैं, और इसके अलावा ये फ्रीली एग्जिस्ट भी कर सकता है। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। मैं फिर भी आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप है, किसका, 2 और मोर देन 2 एटम्स का, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। ये इसकी डेफिनेशन होगी आपके लिए। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। इसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और मैंने आपको बताया ये मॉलिक्यूल जो है ये कैन एग्जिस्ट फ्री स्टेट, दे कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बिकॉज दे आर वेरी स्टेबल। और जिस बॉन्ड के साथ ये एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, वी कॉल इट कोवेलेंट बॉन्ड। अभी किसी दिन मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के बारे में एक अलग से वीडियो से समझाने की कोशिश करूंगा। अभी आपको जो मैंने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में समझाया वो था ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देकर, जहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, आपने देखा। दूसरे ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, आपने देखा। और इस वाले ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन के इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, और इसी तरह से इस दूसरे वाले ऑक्सीजन ने पहले वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया। इस प्रकार से क्या हुआ, जो पहले वाला ऑक्सीजन है इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए। ऐसे ही जो दूसरे वाला ऑक्सीजन है उसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो दोनों जो है बैलेंस हो गए। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई। इस प्रकार से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। मॉलिक्यूल जो है कैन बी फॉर्म्ड आइदर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ठीक है, 2 ऑक्सीजन जुड़े। और ऐसा आप और कोई एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हम इस तरह से दे सकते हैं। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जुड़ते हैं और N2 की फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी। अगर आप देखें, मैं फिर से बता दूं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो किसकी फॉर्मेशन हुई, ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हुई। ऐसे ही नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जुड़ेंगे, N2 की फॉर्मेशन होगी। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ते हैं, H2 की फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी। ऐसे ही और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, क्लोरीन और क्लोरीन जुड़ते हैं, Cl और Cl जुड़ते हैं, Cl2 की फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही ब्रोमीन के बारे में आप बात कर सकते हैं, Br और Br जुड़ते हैं, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में आप देखते हैं
द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स टू और मोर सिमिलर एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। जैसे मैंने अभी अभी एग्जाम्पल दिया आपको, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन जुड़ते हैं, O2 की फॉर्मेशन होगी, है ना। ओके, ऐसे ही मैंने एक और एग्जाम्पल अभी आपको दिया, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ N2 की, क्लोरीन और क्लोरीन के साथ Cl2 की, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ H2 की, और बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप इस तरह की दे सकते हैं। तो आप इन सब में देखिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बात की तो दोनों हाइड्रोजन ही है ना, अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बात की दोनों ऑक्सीजन है, क्लोरीन क्लोरीन दोनों क्लोरीन है, नाइट्रोजन में भी दोनों नाइट्रोजन है। तो आपने देखा ये सभी जो है ये क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। आप इन सब को बोलते हैं कि ये क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स में क्या हो गया कि एक ही जैसे एटम्स जो हैं, सेम एलिमेंट्स के जो हैं वो कंबाइन होते हैं। आप बहुत सारे इस तरह के एग्जांपल्स और भी दे सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ गया होगा। यहां पर एक और चीज का जिक्र करना बड़ा जरूरी है। अभी तक जो मैंने आपको बताया, O2, Cl2, N2, आप ये ना सोचिएगा कि सभी जो होते हैं दो एटम्स ही हमेशा कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स की फॉर्मेशन करते हैं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल में, ऑफ इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एटम, इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट एटॉमिसिटी। ठीक है जी, वी कॉल इट एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, मैं एग्जाम्पल देकर आपको बात समझाऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे सोडियम, ओके, जब आप बोलते हैं सोडियम एलिमेंट, आप सोडियम एलिमेंट को भी इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम मेटल आप उसको भी इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह से और बहुत सारी एग्जाम्पल, आप मैग्नीशियम की बात कर लीजिए, मैग्नीशियम आप इसी तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, हीलियम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये जितने भी मैंने आपको एलिमेंट्स के बारे में बताया, इनमें इनके मॉलिक्यूल में भी सिर्फ एक ही एटम होता है। और बहुत सारी आप इस तरह की एग्जाम्पल दे सकते हैं, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, कार्बन हो गया, है ना। इवन कार्बन, कार्बन भी आप जब बोलते हैं कार्बन का एटम तो C बोलते हैं, और कार्बन का मॉलिक्यूल भी आप C से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही नोबल गैसेस आप हो गए, हीलियम हो गए, नियॉन हो गया, आर्गॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, इन सब को आप सिंगल एटम से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स को आप सिंगल एटम से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, तो ऐसा हम कहते हैं कि इन सब की एटॉमिसिटी, क्या, टर्म सुनिएगा, एटॉमिसिटी क्या है, 1, यानी कि ये क्या है, मोनो एटॉमिक। ठीक है जी, टर्म है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब है यहां पर जब आप किसी मॉलिक्यूल की बात करते हैं उसमें केवल एक ही एटम होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बोलते हैं सोडियम, मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम, ठीक है जी, आप सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम एक ही है। अगर आप बोलते हैं नियॉन, एक ही है। अगर आप बोलते हैं आर्गॉन, एक ही है। तो सोडियम एटम ही सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, नियॉन भी ऐसे ही है, आर्गॉन भी एक ही ऐसे ही है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सभी जो है इस तरह से आप लिखते हैं। तो इन सब की एटॉमिसिटी जो है हम कहते हैं कि वो क्या है, 1 है, यानी कि ये मोनो एटमिक है। ठीक है जी, ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स जो हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डायएटमिक होते हैं। डायएटमिक, डायएटमिक का मतलब क्या हो गया, नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए, उसमें 2 एटम्स मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बोलते हैं हाइड्रोजन, आप इस तरह से लिखते हैं, तो आप देखिए 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन, 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। जब आप बोलते हैं नाइट्रोजन, तो 2 एटम्स हैं नाइट्रोजन के। क्लोरीन, 2 एटम्स हैं क्लोरीन के। तो आप देखेंगे इन सबको हम बोलते हैं डायएटमिक। ठीक है जी, यानी कि हैविंग 2 एटम इन अ मॉलिक्यूल। ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें 2 एटम्स होते हैं। अब और देख लीजिए, इसी तरह की एक और टर्म है ट्राइएटमिक। अब आई एम श्योर कि आपको समझ आ रहा होगा कि ये एक्चुअली क्या है। ट्राइएटमिक में एक मॉलिक्यूल जो है उसमें 3 एटम्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओजोन, ओजोन जो है ये है ऑक्सीजन गैस, ठीक है जी,
तो ये तो डायटमिक होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन इस तरह से हो, मतलब इसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स हो, तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, दिस इज ट्राइएटमिक। ट्राइएटमिक का मतलब होता है इसकी एटॉमिसिटी जो है वो क्या है, 3 है। ऐसे ही अब बात करते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस जो है इसकी एटॉमिसिटी जो है वो 4 होती है। हम कहते हैं कि ये क्या है, ये टेट्राएटमिक है। क्या है जी, इट इज टेट्रा एटॉमिक। ठीक है जी, ये टेट्राएटमिक है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर दूं। अगर आप बोलते हैं सोडियम, तो ये मोनोएटमिक है। अगर आप बोलते हैं ऑक्सीजन, ये डायएटमिक है। अगर आप बोलते हैं ओजोन, ये ट्राइएटमिक है। अगर आप बोलते हैं फास्फोरस, ये टेट्राएटमिक है। ऐसे ही अगर आप बोलते हैं सल्फर, आपने सुना होगा सल्फर जो है, ठीक है जी, सल्फर मॉलिक्यूल 8 एटम से बनता है, तो हम इसको बोलते हैं, वी कॉल इट ऑक्टा एटॉमिक, या हम कहते हैं कि इसकी एटॉमिसिटी जो है वो क्या है, इसकी एटॉमिसिटी जो है वो है 8। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट जो है वो समझ आया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये तो मैंने मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की बात की, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, और डिफरेंट एलिमेंट, सॉरी यहाँ पर और भी आना चाहिए, सेम और डिफरेंट एलिमेंट दैट आर बाउंड टुगेदर। और किस तरह से बाउंड होते हैं मैंने आपको बताया, कोवलेंट बॉन्ड से वो बाउंड होते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मॉलिक्यूल में भी होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर का मतलब होता है उसमें जो एटम्स मौजूद होंगे एक ही वन केमिकल एलिमेंट होगा। जैसे ऑक्सीजन में आपने देखा दोनों 2 ऑक्सीजन है और दोनों ओ ही है ना, ऑक्सीजन एटम ही है। और इट में बी हेट्रोन्यूक्लियर। हेट्रोन्यूक्लियर का मतलब होता है ये अलग तरह के एटम से बना होगा। जैसे यहाँ पर वाटर आप देख लीजिए, वाटर जो है H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ये ऐसा नहीं है कि सेम हाइड्रोजन से ही बना हुआ है, नो, इसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, हेट्रोन्यूक्लियर। और हेट्रोन्यूक्लियर में आप बहुत सारे और एग्जाम्पल दे सकते हैं। खैर, मैं अभी ये जो कंसेप्ट है हेट्रोन्यूक्लियर वाला, ये मैं आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की फॉर्म में समझाने जा रहा हूँ। तो अभी आपने मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात किया। आपने जो टर्म समझी वो थी एटॉमिसिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी, मोनोएटमिक क्या होता है, डायएटमिक क्या होता है, ट्राइएटमिक क्या होता है, टेट्राएटमिक क्या होता है, और इसके अलावा मैंने ऑक्टाएटमिक के बारे में बताया। ये सब क्या होते हैं ये हमने अभी समझा। मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन समझी, मॉलिक्यूल्स किस तरह से एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, इनके बारे में भी हमने बात किया। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स तो आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स तो आपको पता ही है क्या होता है। कंपाउंड्स ऐसे एटम्स का ग्रुप होता है जो नो डाउट न्यूट्रल होते हैं, लेकिन उनमें एटम्स जो हैं 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स के हो सकते हैं, उनको हम कंपाउंड कहते हैं। तो अभी हम बात करें मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की। तो द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप HCl, ओके, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था H2O, ठीक है जी, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। आप ढेरों एग्जाम्पल्स यहां पर जो है ले सकते हैं। आप मीथेन, ठीक है जी, अमोनिया, और बहुत सारी एग्जाम्पल आपके मन में जितने भी आ रहे होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है जी। आप जितनी मर्जी एग्जाम्पल्स इस तरह के, आपके बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो है आपके आसपास जो है वो दिखाई दे जाएंगी। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं? द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। अब इनको हम एक और नाम देते हैं, मॉलिक्यूलर, वी कॉल देम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। वी कॉल देम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। इनको हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी कहते हैं। आई एम श्योर कि आपको एक कंसेप्ट जो है वो समझ आ रहा होगा। मैंने अभी तक आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, लेकिन आप और भी एग्जांपल्स यहाँ पर ले सकते हैं। थोड़े से और एग्जांपल देखते हैं।
मैंने सल्फर डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल आपको दिया, ठीक है जी। आप मीथेन के बारे में बात कर सकते हैं, आप किसी अल्कोहल के बारे में, आजकल तो आपको पता है हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ में लाते हैं सैनिटाइजर्स अल्कोहल वाले, तो उनमें एक अल्कोहल मौजूद होता है जिसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट एथनॉल, C2H5OH। ये भी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ही है। हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, ठीक है जी, CCl4 आप देखिए, ओके। और हाइड्रोजन सल्फाइड और बहुत सारी और एग्जाम्पल, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है जी। तो देखिए कितनी सारी एग्जाम्पल्स जो है हम दे सकते हैं। ये सभी जो है ये मॉलिक्यूल्स हैं कंपाउंड्स के, जिनको हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी कहते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम किस प्रकार से इन मॉलिक्यूल्स का मास निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास का तो आपको कंसेप्ट मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से पता लग गया होगा। अगर नहीं पता लगा है तो आप देखिए ऊपर आई बटन है, उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ एटॉमिक मास के बारे में एक लेक्चर जो है वो आपको मिल जाएगा। हम बात करते हैं अब मॉलिक्यूलर मास के बारे में, ठीक है जी। मॉलिक्यूलर मास के बारे में आप बात करेंगे, मॉलिक्यूलर मास किस तरह से निकाला जाता है और मॉलिक्यूलर मास एक्चुअली होता क्या है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है इसको आप ध्यान से समझिएगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर बात समझा देता हूं। जब आप मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करते हैं किसी सब्सटेंस की, तो ये क्या होता है, ये होता है इट इज एक्चुअली रिलेटिव मास। ये क्या होता है, रिलेटिव मास होता है ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का ये रिलेटिव मास होता है। और क्या होता है, उसको कंपेयर किया जाता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है। तो मैं रिपीट कर देता हूं, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास, जब हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो रिलेटिव मास होता है किसका, ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। जब आप किसी सब्सटेंस की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। So I'm repeating it once again. What do you mean by relative mass? Relative mass is defined as molecular mass of a substance is defined as the relative mass of its molecule as compared to the mass of carbon 12, ठीक है जी। तो ये है relative mass, ये इनको हम बोलते हैं, we call it relative mass, ठीक है। तो अभी हमने बात किया किसके बारे में, मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात किया। हमने देखा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास जो है किसी सब्सटेंस का, इट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है। अब एक और चीज आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा, और वो क्या है, जब आप मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास indicates what? मॉलिक्यूलर मास क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है द नंबर ऑफ टाइम्स वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज हेवियर देन 1/12 ऑफ अ कार्बन 12 एटम। ये इंडिकेट करता है कि कोई मॉलिक्यूल जो है, जिस भी मॉलिक्यूल की आप बात कर रहे हैं, वो कार्बन 12 एटम के मास से कितना ज्यादा है उसका मास। यानी कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल देकर बात समझाता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। जब आप बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, है ना। आपको पता मॉलिक्यूलर मास जो है वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या होता है, 2 होता है। कैसे होता है ये आपको पता है, मैं अभी बता देता हूं। ये 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 × 1 दैट इज 2, ओके। तो हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक मास जो है वो क्या है, 2 है, और मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या है, वो 2 है। जब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो है H2 है ना, इसका एटॉमिक मास 1 होता है और इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या होता है, 2 × 1 दैट इज 2,
ओके, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, तो दो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 मीन्स 2। तो जब हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जो है उसका मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन 12 एटम से 2 टाइम्स हैवी है। इसका मतलब होता है हाइड्रोजन जो है, एक मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन का, वो इट इज 2 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ अ कार्बन 12 एटम। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जब आप मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये होता है, द मॉलिक्यूलर मास, एग्जाम्पल देकर आपने यहाँ पर मैं आपको बात समझा रहा हूँ, आप उसको समझिएगा। जब आप बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 2, हाइड्रोजन का मास मॉलिक्यूलर मास होता है 2। अब दोबारा से देखिए, हाइड्रोजन जो है इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक मॉलिक्यूल जो होता है हाइड्रोजन का, इट इज 2 टाइम्स हैवियर देन, इट इज 2 टाइम्स हैवियर देन 1/12 कार्बन 12 एटम। ठीक है, आई एम श्योर कि आपको ये बात जो है समझ आई होगी। मैं चलता हूं थोड़ा सा और आगे। अभी तक हमने किस किस चीज़ के बारे में बात कर ली? हमने बात की है मॉलिक्यूल्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की बात की, हमने मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की बात की। अब मैं आपको बात समझाने जा रहा हूं कि हम मॉलिक्यूलर मास जो है निकालते कैसे हैं। अब जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, जब आप हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है जी, आप बोलते हैं हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ये तो बड़ा सिंपल है, 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ 1 हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी, तो ये हो गया 2 इंटू 1, व्हाट इज दैट 2। ठीक है जी। अब अगर आपको समझना हो H2SO4 के बारे में, H2SO4 के बारे में, ठीक है जी, हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4 का अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो वो क्या होगा? यहाँ पर आप देखिए 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हो जाएगा 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ 1 हाइड्रोजन, तो वो 2 इंटू 1 हो जाएगा। प्लस आप देखिए सल्फर यहाँ पर जो है एक ही है, ठीक है, प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। एटॉमिक मास जो है सल्फर का वो क्या होता है? इट इज 32। प्लस आप जरा नोटिस कीजिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो प्लस क्या होगा 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक मास ऑक्सीजन का होता है 16। तो जरा देखिए ये क्या बन गया, दिस इज 2 इंटू 1, दैट इज 2, प्लस दिस इज 1 इंटू 32, दैट इज 32, प्लस है ना, ये 1 इंटू 32 32 ही होगा, 4 इंटू 16 वो हो जाएगा 64। ज़रा आप इसे सॉल्व करके देखिए, आपको पता लगेगा कि इसका आंसर आएगा 98। तो मॉलिक्यूलर मास जो है सल्फ्यूरिक एसिड का ये 98 ही हो गया। ठीक है जी, और कोई एग्जाम्पल देखते हैं छोटी सी, और उससे भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब आप बात कर लीजिए, ये तो मैंने आपको सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही अगर आपको एथनोइक एसिड यानी कि CH3COOH इसका मास अगर निकालना हो, मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, तो आप क्या करेंगे? आप 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है जी, फिर 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, फिर 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, फिर 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और फिर 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। इन सब को लेकर आप क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन का नंबर जो है वो 2 है, तो आप 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस, ठीक है जी, 4 हाइड्रोजन है, आप देख पा रहे होंगे, 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यहां पर रह गए, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो देख लीजिए
एटॉमिक मास कार्बन की जब आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। जब आप एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया। और ऐसे ही आप देख लीजिए, देखिए 2 कार्बन, एक ए और एक ए, इसलिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। 4 हाइड्रोजन, एक ए और 3 ए, तो आपने 4 से मल्टीप्लाई किया। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है ये भी 2 हैं, तो इसलिए आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह से आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास जो है एथेनोइक एसिड का वो निकाल लेंगे। आई एम श्योर कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मॉलिक्यूल के बारे में मुझे आज आपको बताना था, और मैंने आपको बताया 2 तरह के मॉलिक्यूल्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के बारे में। एटॉमिसिटी जो आपने एक नया टर्म जो है आज सीखा वो था एटॉमिसिटी, ठीक है जी। एटॉमिसिटी के बारे में आपने सीखा। आपने एक और नई चीज़ सीखी, वो थी मॉलिक्यूलर मास के बारे में। हालांकि मॉलिक्यूलर मास जो है मैंने अपने पिछले एक लेक्चर में, किसी एक लेक्चर में आपको एक जनरल टॉपिक में मॉलिक्यूलर मास के बारे में भी बताया हुआ है, लेकिन फिर भी फुल फ्लेज जो आपने समझा मॉलिक्यूलर मास के बारे में वो इसी टॉपिक में समझा। आई एम श्योर कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। अपना ध्यान रखिएगा और मेहनत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है पढ़ाई पे लगाइएगा। मैं आपको इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो समझाना चाहूँगा, और वो इम्पॉर्टेंट बात जो है वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। और वो क्या है, आप जब भी नोबल गैसेस की बात करते हैं, नोबल गैसेस हमेशा एक सिंगल एटम की तरह ही एग्जिस्ट करते हैं, तो हम कहते हैं कि उनकी एटॉमिसिटी जो है वो हमेशा 1 होती है। इसी प्रकार से बहुत सारे और एलिमेंट्स भी होते हैं जो जिनका जब हम उनकी बात करते हैं, जैसे कार्बन, ठीक है जी, जैसे हम बात करते हैं कार्बन की, ओके, जैसे हम बात करते हैं सोडियम की, ओके, इनका भी एटॉमिसिटी जो है हम 1 कंसिडर करते हैं। तो मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट एज सॉलिड, याद रखिएगा ये बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट एज सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज क्लस्टर ऑफ एटम्स विच कैन बी कंसिडर्ड टू बी जायंट मॉलिक्यूल्स। ये इनको हम बोलते हैं जायंट मॉलिक्यूल्स। मतलब ये एक, आप सोचिए जब आप कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन जो है वो कोई आम सॉलिड नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज क्लस्टर ऑफ एटम्स, बहुत सारे एटम्स का क्लस्टर होता है। जैसे डायमंड बहुत सारे कार्बन एटम्स का क्लस्टर होता है, जैसे ग्रेफाइट बहुत सारे कार्बन एटम्स का क्लस्टर होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। लेकिन हम उन सबको मतलब उनके नंबर से नहीं हम डिनोट करते हैं कि 10 कार्बन एटम है या 20 कार्बन एटम है, हम उनको सिर्फ एक ही कार्बन से डिनोट करते हैं, क्योंकि वो एक पूरे एक जायंट मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम उनको जायंट मॉलिक्यूल कहते हैं या वेरी बिग मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। ये तो मैंने एग्जाम्पल आपको कार्बन में दिया, ये नॉन मेटल है। हालांकि ज़्यादातर जो है ये मेटल्स के केस में होता है, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, इनके केस में ऐसा ज़्यादा जो है वो होता है। आई एम श्योर कि आपको आज का लेक्चर जो है पसंद आया होगा। अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।